साथियों नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल समय ज्ञान में। आज हम कुछ प्रश्नों की सीरीज लेकर उपस्थित हुए। प्रश्नों की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये प्रश्न आपसे कहीं ना कहीं बनते हैं। तो चलते हैं आज प्रश्न की ओर। और प्रश्न वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी प्रश्नों को शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है आपको समय से मिल सके और ये वीडियो कई लोगों तक पहुंच सके, ताकि उन लोगों का भी आपको ज्ञान नॉलेज उनकी बढ़ती रहे। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 105 है, निम्न का सही मिलान हमें करना है। रचना और रचयिता का रचयिता यानी लेखक हमें बताने हैं कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई है, किसने कौन सी रचना को लिखा है, तो ये हमें बताना है। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा था 105 और इससे पीछे के प्रश्न हमने करवा दिए थे। आज चलेंगे इनसे आगे। तो चर्यापद आपको बताने किसके द्वारा लिखित है। चर्यापद लिखी है हमारी किसके द्वारा, ये मिलान कर लेते हैं हम, सबरप्पा के द्वारा। रेवंतगिरी रास लिखी है किसने, रेवंतगिरी रास लिखी हमारी विजय सेन सूरी ने। और विजयपाल रासुर लिखी हमारी किसने, नल सिंह ने। गाथा सप्तशती लिखी है किसने, हमारी हाल के द्वारा। तो ये चारों मैंने रचनाएं आपको बता दी। इसके रचनाकारों के रचयिता सही जो है वो मैंने आपको बता दी। चर्यापद किसकी, सबरप्पा के। रेवंतगिरी रास किसकी, विजय सेन सूरी की। विजयपाल रासुर किसकी है, तो नल सिंह। और गाथा सप्तशती लिखी है तो किसने, हाल ने। तो देखिए मिलान करते हैं, इनमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही होता है ये देख लेते हैं हम अभी। ऑप्शन हमारा का ऑप्शन ये देखते हैं, हाल, नल सिंह, विजय सेन सूरी, सरपा। ये हमारा ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि इसमें सबसे पहले दे रखा हाल, हाल हमारे नहीं है, सबसे पहले हमारे हाल है सबसे लास्ट में। और खा ऑप्शन देखते हैं सबरप्पा, विजय सेन सूरी, नल सिंह, हाल। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सबरप्पा हमारी सबसे पहले रचना कौन सी, चर्यापद, जो सबरप्पा के द्वारा लिखी गई। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरे नंबर पर थी रेवंतगिरी रास, तो किसकी थी, विजय सेन सूरी की। तो दूसरे नंबर कौन हमारे, विजय सेन सूरी। तो इसलिए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ये वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 106 नंबर का प्रश्न हमारा, भारतेश्वर बाहुली रास के रचयिता कौन है। तो ये ऑप्शन हमें देखना है क्या है इसके रचयिता। ऑप्शन का है सुमतिगण, खा है जिनधर्म सूरी, घा सालभद्री सूरी और घा स्वयंभू। तो 106 के हैं हमारे कौन, सालभद्री सूरी। इनमें क्या है, भारतेश्वर और बाहुबली दो व्यक्तियों के चरित्र का वर्णन इसमें दिखाया गया है। भारतेश्वर बाहुबली रास में दो वीर ऐसे थे योद्धा जिनका वर्णन इसमें दिखाया गया है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। देखिए जो भी मैं प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रश्न आपसे बनते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए ये भी प्रश्न भी आपसे नेट जून 2004 में आपसे पूछा जा चुका है। तो इसलिए जहाँ भी सबसे ज़रूरी होता है हमें क्या नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, और उससे भी ज़रूरी होता है हमें क्या नहीं पढ़ना है। हमें हमारे लिए ज़रूरी क्या चीज़ है हमें वही पढ़ना होता है, तभी हम आगे तक पहुँच सकते हैं। तो इसलिए देखते हैं वर्णना करके रचयिता कौन है। प्रश्न नंबर 107 था और ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। का दामोदर, खा देवसेन, घा रोड़ा, घा ज्योतिश्वर ठाकुर। तो वर्णना करके लेखक कौन थे, कौन रचनाकार थे इनके, ये आपको बताना। तो ये ऑप्शन हमारे ज्योतिश्वर ठाकुर इनके कौन है, वर्णरत्ना करके रचयिता है। और दामोदर शर्मा ने हमारे क्या लिखा था, दामोदर शर्मा ने लिखा हमारा, दामोदर शर्मा ने हमारा क्या लिखा था, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये 12वीं शताब्दी में लिखित इस ग्रंथ के लेखक थे, 12वीं शताब्दी में इन्होंने लिखा था। देवसेन ने क्या लिखा था, देवसेन ने श्रवकाचार, है ना। देवसेन ने हमारे क्या लिखा था, देवसेन ने हमारा लिखा था श्रवकाचार, है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मैथिली का कवि कौन है। ये आपको बताना है मैथिली का कवि कौन है, यानी मैथिली नाम जो दिया गया वो किस कवि को नाम दिया गया है इसका, ये आपको बताना है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या क्या ऑप्शन हमारे। का विद्यापति, खा नागुर्जन, गा जोइंदू और घा शंभू। तो ये हमें बताना है क्या क्या नाम है इनके और क्या नाम नहीं है, किसको बताएगा मैथिली का कवि। तो ये हमें देखना है। तो देखिए ये हमारे कौन है, ये हमारे विद्यापति, है ना। विद्यापति को और भी कई नामों से जाना जा चुका है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या क्या नाम है और उनके कुछ मैं बता दी आपको, जैसे अभिनव जयदेव, और अभिनव जयदेव नव कवि, और क्या कहते हैं मैथिली कोकिल इनको कहा ही जाता है। और कुछ आपको नाम हम मुझे कमेंट में बॉक्स में बताने हैं, जो और नाम इनके बहुत सारे नाम हैं इनके। तो ये आपको बताना है मुझे कौन कौन से इनके नाम हैं, और फिर मैं सही आंसर का आपको कुछ नामों को आपको मैं उसमें प्रोवाइड कराऊंगी। और मैंने अभी पिछली वीडियो में उनके सारे नामों के बारे में बताया भी है, आपको सिर्फ यहाँ पर इतना बताना है कि उनके कौन कौन से नाम हैं। देखिए अगले चलते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न को सम्मिलित कीजिए
इसमें सुमेलित रचना कौन से रचयिता किसके हैं, वही ऑप्शन फिर से हमारा बनता है, क्योंकि इसमें रचनाकार और रचयिता के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे, कनकामुरी, कनका कामर मुनि, भवसत कथा, धनपाल, करकंडचर्यु, तीसरा नंबर है मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि और चौथा नंबर है विद्यापति कीर्ति पताका। तो ये इसमें हमें देखना कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें सही हमें देख लेते हैं, कनकामुरी। देखिए ये देख लेते हैं, कनकामुरी हमारी लिखी गई किसके द्वारा, कनकामुरी लिखी गई हमारे करकंड चर्यों के द्वारा लिखी गई। ये हमारी लिखी गई है करकंड चर्यों के द्वारा। ये और धनपाल ने क्या लिखा था, धनपाल ने लिखा था हमारा क्या, ये हमारा लिखा भविष्यत कथा। ये लिखा हमारा धनपाल ने क्या, भविष्यत कथा। मेरुतुंग ने क्या लिखी, हमारे मेरुतुंग ने लिखी प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग ने क्या लिखा, प्रबंध चिंतामणि। विद्यापति ने, देखिए विद्यापति ने क्या पता आपको पता है, कीर्ति पताका और कीर्ति लता दोनों रचनाएं इन्होंने लिखी है। और पदावली भी इनके द्वारा लिखित है मैथिली भाषा में। तो ये इसी ऑप्शन को देखते हैं, हमारा सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है हमारा खा ऑप्शन सही हो जाता है। इसी को देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले रचना आप देख लीजिए कनकामुरी कहाँ है, करकंड चर्यु में सबसे पहले देखा है ये करकंड चर्यु। तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है, खा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, अगला प्रश्न हमारा देखिए, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है। 110 नंबर का प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है, ये हमें बताना है। कौन सी रचना है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, का सरपकाचार, खा पृथ्वीराज रासो, ग चंद वर्णन की महिमा, घ रानी केत की कहानी। तो ये हमें बताना कौन सी है। तो ये हमारी कौन सी थी, सरपकाचार। सरपकाचार किसके द्वारा लिखी गई थी, देवसेन के द्वारा। देवसेन ने क्या लिखा था, 933 ईस्वी में सबसे पहले ये रचना लिखी थी और हिंदी की प्रथम रचना इसी को ही माना गया है। हिंदी की रचना प्रथम किसको माना गया है, सरपकाचार को ही हिंदी की रचना प्रथम माना गया है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 111 नंबर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना। तो देख लेते हैं ऑप्शन, देख लेते हैं क्या क्या है। का स्वयंभू को, खा अब्दुल को, गा पुष्पदंत को, घा गंगकवि को। तो इसमें से हमें बताना है किसको माना गया। तो इन्होंने किसको माना है, इन्होंने माना पुष्पदंत को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम किसको माना, पुष्पदंत को। अगला देखते हैं। अगला 112वां नंबर हमारा प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है। ये भी आपसे कई बार पूछा गया, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है, ये किसकी रचना के बारे में आपसे पूछा गया है, ये बताना है। का श्याम सुंदर दास, खा गिरियासन और गा लल्लूलाल और घा लक्ष्मीधर। तो ये हमें बताना है किसकी रचना थी। ये हमारी किसकी थी, ये हमारी गिरियासन के द्वारा लिखी गई रचना है। देखिए कई बार ये आपसे पूछी गई, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना। मैं क्या करती हूँ, बहुत ही अंदर तक प्रश्नों को लेकर खींच के आती हूँ, ताकि आपको हर तरह का प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सके और इसी से ही प्रश्न आपको बनते हैं। ये मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ, ये वाली बात में। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संगत अनुक्रम नहीं, यानी इसमें देखना है संगत कौन सा अनुक्रम संगत नहीं है। देख लेते हैं। खा ढोला मारूरा दूहा कवि के द्वारा, खा हमीर रासो सारंगधर के द्वारा, गा योग चरा डोमिपा के द्वारा और घा नरभई बोध गोरखनाथ के द्वारा। तो हमें बताना था ये प्रश्न क्या था। ढोला मारूरा क्या लिखी है हमारी, राह दूहा कवि ने लिखी है, ये दूहा और भीम कवि के द्वारा। हमेरा सो ये हमारा सही था। इनके द्वारा ही लिखी गई। हमेरा सो सारंगधर के द्वारा। योगचर्या हमारी किसके द्वारा लिखी गई थी, योगचर्या हमारी डोमिपा के द्वारा लिखी गई थी। ये भी गलत है। हाँ, योगचर्या हमारी किसके द्वारा लिखी गई, हमारी सबरपा के द्वारा लिखी गई थी। ये गलत है, हमारा ऑप्शन हमारा गा गलत है। नहीं, ऑप्शन हमारा गा सही नहीं, गा सही है हमारा, गा सही है। ये क्या है, ढोला मारूरा दूहा। देखिए इसमें देखिए अभी ढोला मारूरा हमारा क्या है, भीम का भी दूहा, भीम का भी दे रखा इसमें। देखिए ये ऑप्शन हमारे ये गलत है, क्योंकि ढोला मारूरा दूहा ये किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई हमारी दूहा के द्वारा, सॉरी रोड़ा के द्वारा कवि हमारी ये लिखी गई है रोड़ा के द्वारा। अगला प्रश्न चलते हैं हम, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। कंफ्यूजन में प्रश्न है अभी।
संगत अनुक्रम को देखना 114वां नंबर का प्रश्न हमारा, ये देखेंगे हम 114वां नंबर का अनुक्रम कौन सा है। 114वां नंबर देख लेंगे हम कौन सा है इसमें। ऑप्शन देखते हैं, का, सरहपा, का, सरहपा, प्रकाश, खा, देवसेन, गा, जोइंदु, घा, शैलवद्री, सूर्य, वर्ण रत्नाकर। तो इसमें हमें देखना संगत अनुक्रम कौन सा हमारा। तो इसमें हमारा क्या है, हमारा सही है गा नंबर हमारा सही है। इसमें हमारा गा नंबर सही है। योगसार जो लिखी गई, योगसार जो लिखी गई हमारी जोइंदु के द्वारा लिखी गई, ये वाली रचना हमारी जोइंदु के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। अगला प्रश्न हमारा 115वां, कौन सा संगत इनमें से निम्न में से संगत कौन सा है। तो ये कौन संगत है हमारा, इसमें ज्योतिश्वर ठाकुर, ऑप्शन का हमारा ज्योतिश्वर ठाकुर, दर्शनसार, खा, दामोदर शर्मा, भारतेश्वर बाहुबली, रास, और गा है हमारा आशु शब्दानाथ शोषण, और घा है हमारा राम सिंह रोड़ा के द्वारा लिखित। तो इसमें से हमें बताना था कौन है हमारे 115वां नंबर का। ये हमारे ज्योतिश्वर ठाकुर हमारे बिल्कुल सही है। ज्योतिश्वर ठाकुर हमारे सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न, ज्योतिश्वर ठाकुर ने क्या लिखा हमारा, और क्या लिखा है, वर्ण रत्नाकर लिखा है। दामोदर शर्मा ने हमारा क्या लिखा था, हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा था। हमारा आशु ने क्या लिखा था, चंद्रवाला रास लिखी थी। और राम सिंह ने हमारा क्या लिखा है, राम सिंह ने लिखा था हमारा क्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा 16वां नंबर, हिंदी मुक्त काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद है जो कि आदिकालीन साहित्य की देन वह कौन व्या है। इसमें से ऑप्शन देखेंगे हम, यानी हिंदी मुक्त काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है वह कौन सा रहा है, ये हमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, का चौपाई, खा दोहा, गा सोरठा, और घा रोला। तो इसमें से ऐसा कौन सा प्रिय छंद है जो कि आदिकालीन साहित्य की देन रहा है, तो ये हमें बताना है। 116 नंबर का हमारा क्या था, दोहा। ये हमारा था दोहा। दोहा हिंदी मुक्त काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद रहा है जो आदिकालीन साहित्य की देन रहा है, वह है कौन सा, वो दोहा है हमारा। आगे चलते हैं। 170 नंबर का प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यह हमें बताना कौन सा कथन असत्य है। इसके बारे में हमें देखिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। इस काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है, चंद्रवरदाई हैं। खा ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ, बिल्कुल हुआ है। गा ऑप्शन, इसमें राजा ब्रजपाल के प्रेम युद्धों का वर्णन है। घा, आचार्य रामसूल, कविराज, श्यामलदास, गौरीशंकर, ओझा और वुलर विद्वानों ने इसे सर्वथा क्या माना, अप्रमाणिक माना है ना। इसे क्या माना है, अप्रमाणिक माना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा, गा ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि इसमें राजा विजयपाल के प्रेम युद्धों का वर्णन बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पृथ्वीराज रासो में बिल्कुल भी नहीं है। इसमें चंद्रवरदाई से लिखा है, और इसमें आला उदल की कहानी भी इसमें देखने को मिलती है। और क्या कहते हैं, पृथ्वीराज रासो का इसमें वीर युद्धों का वर्णन इसमें दिखाया गया है। तो इसमें विजयपाल रासो के प्रेम के युद्धों का वर्णन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। इसमें 68 प्रकार के छंदों का इसमें वर्णन है, क्योंकि इसे क्या कहा गया, अजायब घर, छंदों का अजायब घर इसे बोला गया है। और इसके रचनाकार कौन है, चंद्रवरदाई है, क्योंकि 68 प्रकार के छंद, इसमें सबसे ज़्यादा छंदों का वर्णन कहाँ मिलता है, पृथ्वीराज रासो में देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, इस रचना को छंदों का अजायब घर इसको कहा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ही आचार्य रामदास शुक्ल, कविराज, श्यामलदास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और डॉक्टर बोला आदि विद्वानों ने इसे क्या माना है, सर्वथा अप्रमाणिक माना है। कुछ व्यक्ति ऐसे थे, विद्वान ऐसे थे जिन्होंने इसको प्रमाणिक माना है, कुछ व्यक्ति ऐसे थे और कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने इसे प्रमाणिक माना है। तो इसमें अलग अलग मत व्यक्तियों के रहे हैं, अलग अलग विद्वानों के मत इसमें रहे हैं, जो मैं बताऊंगी एक दिन और आपको। पृथ्वीराज रासो की शैली निम्नलिखित में क्या है, पृथ्वीराज रासो की शैली, इसके बारे में बताना हमें। शैली कौन सी थी, इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया, तो ये देख लेते हैं हम। डिंगल का, राजस्थानी का, पिंगल का और ब्रजभाषा का। तो ये आपको बताना है कौन सी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया। तो इसमें क्या गया, डिंगल भाषा का। डिंगल भाषा हमारी क्या थी, डिंगल में क्या था, ये हमारी राजस्थानी और प्लस था क्या, अपभ्रंश। इसमें क्या था, डिंगल में हमारे दो भाषाओं का मिलान था इसमें।
दो भाषाएं मैंने कौन कौन सी बताई थी अभी, ब्रजभाषा और राजस्थानी, दो भाषा इसमें मिली हुई थी, इसलिए इसको पृथ्वीराज रासो की शैली कैसी होती है, डिंगल भाषा, डिंगल शैली हो जाती है हमारी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया है, पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया है, क्या कहा गया, तो इसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या क्या है। प्रश्न नंबर 119 में हमारा पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया है, क्या कहा गया, का समय, ख अनुच्छेद, गा संदर्भ, घ परिच्छेद। तो ये हमें बताना है पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया है, क्या कहा गया, देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, समय, इनका जो समय है इसको क्या बताया गया, समय, इसको समय इनके बारे में बताया गया, सर्गों क्या कहा गया, समय कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, पद्मावती के समय कैमास वध किस रासो ग्रंथ के प्रसिद्ध प्रसंग है, यानी पद्मावती का जो समय है वो कैमास वध किस रासो ग्रंथ के प्रसिद्ध प्रसंग है। 120वां नंबर है हमारा, 120वां प्रश्न, देख लेते ऑप्शन क्या क्या है। काबिसल देव रासो, ख पृथ्वीराज रासो, ग परमान रासो, घ खुमार रासो। तो ये कौन क्या है हमारे, ये हमारे पृथ्वीराज रासो, ये हमारे पृथ्वीराज रासो है। कैमास वध कहाँ देखने को मिलता है हमारा, पृथ्वीराज रासो में देखने को मिलता है। अगला ऑप्शन देखिए, अभी क्या है, विद्यापति के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें, महत्वपूर्ण चीजें लेके आई हूँ विद्यापति के बारे में जो आपको बताना है। देखिए विद्यापति 14वीं शताब्दी के क्या रहे हैं, वो कवि रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछा जा चुका है यहाँ से। देखिए विद्यापति के विषय में 14वीं शताब्दी में ये इनका जो समय रहा वो 14वीं शताब्दी रहा, और इनका जो समय 1350 ईस्वी 1460 तक इनका समय, ये उस समय तक ये विद्वान रहे थे, यानी उस समय उनका जो समय रहा उनका 1350 ईस्वी 1460 ईस्वी तक ये विद्वान रहे थे। इनके पिता कौन थे, गणपति ठाकुर थे। इनका जन्म आपसे पूछा जाएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कंफ्यूजन में कई बार कंफ्यूजन में प्रश्न दिया गया था, ये पूछा भी गया है। इनका जिला दरभंगा जिला था, बिहार के रहने वाले थे, और बिहार में भी आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ के निवासी थे, बिहार में कहाँ के निवासी थे, तो एक बिपसी ग्राम था, एक बिपसी ग्राम में रहने वाले थे ये, जिला दरभंगा के, बिहार के, और बिपसी ग्राम में। आज से ज़्यादा किस किस राजा के समय में ये रहे थे, और कौन से राजाओं के समय में इनका क्या हुआ था, जो समय रहा है, कौन से राजाओं के समय में इनका समय रहा है। तो तिरहुत के राजा थे शिव सिंह और कीर्ति सिंह। देखिए पिछली बार टीजीटी में भी 16 वाली में भी ये आपसे दिया गया था, ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन करके दिया गया था, कीर्ति सिंह भी दिया गया, ऑप्शन में शिव सिंह भी दिया गया था, दोनों नाम दिए गए थे, कीर्ति सिंह भी और शिव सिंह। तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन क्या है उसमें पता नहीं क्या उन्होंने माना है, उसे प्रश्न को काट दिया गया। राजा शिव सिंह की पत्नी लक्ष्मा देवी इनके अनन्या क्या थी, अनन्या थी इनकी। और विद्यापति कैसे कवि थे, ये विद्यापति शैव कवि थे, यानी शैव थी ये। आगे चलते हैं, इनके जो रचनाएं देखते हैं, कौन कौन सी रचनाएं। कीर्तिलता कैसी रचना, वीर रस से प्रभावित है। कीर्तिलता वीर रस है, इसमें वीर रस देखने को मिलेगा आपको, वीर युद्धों का वर्णन, वीर जहाँ पर युद्धों की जो बहुत ज़्यादा लड़ाइयों को जो वर्णन देखने को मिले हैं वो वीर रस में ही मिले आपको। और कीर्तिपता का ये भी वीर रस में है, और कैसी भाषा में लिखी गई, तो ये अभट्ट भाषा में। ये आपसे पूछा जाए कीर्तिपता की भाषा कैसी है, तो अभट्ट है, और कीर्तिलता की भाषा कैसी है, तो भी अभट्ट है। पदावली मैंने अभी बताया था आपको, पदावली कैसी भाषा में लिखी, मैथिली भाषा में। और देख लीजिए संस्कृत भाषा में इनकी कैसी कौन कौन सी रचनाएं, संस्कृत भाषा की जो रचनाएं थी इनकी कौन कौन सी है। शैव सर्वस्व स्वार, प्राणभूत प्राण संग्रह, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंग वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सागर, नया पत्तलग, वर्णकृत और दुर्भंग, भक्त तरंगणी, मणिमंजरी, दैत्य निर्णय। देखिए ये इनकी रचनाएं थी संस्कृत भाषा में, है ना। संस्कृत भाषा में इनकी कौन कौन सी रचनाएं, दोबारा मैं बता देती हूँ आपको, दोबारा से फिर से बताती हूँ। देखिए कीर्तिलता और कीर्तिपता का दोनों कहाँ में थी, अभट्ट भाषा में। दोनों किस भाषा में देखने को मिलती है हमें, अभट्ट भाषा। पदावली देखने को मिलती है मैथिली भाषा में। और आगे शैव सर्वस्व, प्राणभूत संग्रह, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंग वाक्यावली, दान वाक्यावली, ये सब कहाँ में थी, ये हमारी थी संस्कृत भाषा में। आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं। विभाग सागर, नया पत्तलक, वर्णकृत, दुर्भंग तरंगिणी और मणिवंचित कैसे थी, ये भी संस्कृत में देखने को मिली। तो ये मैंने विद्यापति के विषय में आज को आपको उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको इन रचनाओं के बारे में आपको लेकर उपस्थित हुई हूँ, ताकि इससे आपको प्रश्न कहीं भी बच के ना आ सकें। क्योंकि हमें अगर गिद्धड़ को मारना भी होता है ना, तो शेर सामान का ही लेना चाहिए, शेर का सामान लेकर जाना चाहिए उसे मारने के लिए, ताकि हमें कोई भी परेशानी आए ही ना। तो ऐसे प्रश्नों को लेकर फिर से आती हूँ मैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो। तो ऐसे प्रश्न आगे भी हम ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और कहीं ना कहीं आपसे बनते हैं वो प्रश्न। तो ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चलेंगे फिर से आगे की ओर। देखिए, और विद्यापति की उपाधियां देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया क्या क्या नाम दिए थे विद्यापति के नाम, जो उन्हें उपाधियां मिली हैं, जो उनके उपनाम मिले हैं, उन्हें क्या क्या नाम मिले हैं। तो देखिए, मैथिली कोकिल सबसे पहले मिलता है उनका क्या नाम, मैथिली कोकिल। और नवकवि अभिनव जयदेव, और कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि निरंजन, राज पंडित, खेलन कवि। ये नाम हमारे कैसे हैं, ये हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। इनके नाम विद्यापति की जो उपाधियां हैं, नामों की जो उपाधियां, उनको क्या क्या नाम कहा गया, मैथिली कोकिल, नवकवि अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि निरंजन, राज पंडित, खेलन कवि। ये सब नाम उनके हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं परीक्षा में। तो जो अभिनव जयदेव, सबसे महत्वपूर्ण नाम क्या था उनका, अभिनव जयदेव। तो अभिनव जयदेव जो नाम था, उन्हें क्या किन्होंने उसको इस नाम से पुकारा था, तिरहुत के राजा थे शिव सिंह, उनके द्वारा ये नाम की उपाधि उन्हें दी गई थी। अब देख लिए, अब इनके रचनाओं के बारे में देखते हैं। इनके रचनाओं के बारे में हम देख लेते हैं। पदावली मैंने अभी बताई थी, पदावली कैसी मैथिली भाषा में लिखी है, और देख लेते हैं पदावली के बारे में। पदावली विद्यापति द्वारा मैथिली में रचित पदावली का वर्ण विषय राधा और कृष्ण के दोनों के क्या वर्णन है, इसमें श्रृंगारिक वर्णन है। आपसे पूछा जाएगा पदावली में किसका वर्णन है, तो राधा और कृष्ण के भौतिक श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन है। और इसमें पूछा गया सरस नीतिपरक काव्य में राधा कृष्ण का प्रेम किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता है, यानी उसमें बंधन कैसा है, बिल्कुल स्वतंत्र बंधन है, उसमें किसी भी तरह का बंधन उसे स्वीकार नहीं करता है। और उसमें क्या है, वैसंधि नक्षिक वर्णन, उसमें अभिसार मान का खुलकर कवि ने इसमें चित्रण किया है। जो विद्यापति हमारे, उन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया, व्यासंधि का प्रयोग किया, उसमें नक्षिक वर्णन। मैंने अभी बताया था एक नक्षिक आपको क्या होता है, नक्षिक होता है हमारे सिर से लेकर पैर तक की चीज, जिसमें शरीर का, स्त्री के पूरे शरीर का वर्णन दिखाने को मिलता है, वो हमारा नक्षिक है। बद्धी हमारी, व्यासंधि हमारी क्या होती है, जो कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक अंग होते हैं उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है, वैसंधि हो रहता है। और इसमें क्या है, विद्यापति ने खोलकर वर्णन किया। विद्यापति की पदावली को पढ़कर एक अंतहीन विवाद शुरू हो जाता है कि ये भक्त कवि थे या श्रृंगारी कवि थे। देखिए, कुछ कवियों ने ऐसा उनको बताया कि उनके बारे में बताया कि विद्यापति या तो श्रृंगारी कवि थे या फिर भक्त कवि थे। उनके बारे में संशय उत्पन्न हो गया है क्योंकि उन्होंने ऐसी रचनाओं में, अपनी रचनाओं में ऐसे ऐसे वर्णन कर दिए कि लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि भक्त कवि थे या श्रृंगारी। विद्यापति की पदावली में भक्ति अध्यात्म मानने वालों का विरोध करते हुए आचार्य रामदास शुक्ल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये यहाँ से पूछा गया प्रश्न है आपसे। ये पूछा गया कि अध्यात्म के रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोग गीत गोविंद में पता हो के आध्यात्मिक संकेत बताया गया है। यानी आपसे पूछा जाए कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, या आपको लाइन दी जाएगी हेडलाइन, और इसके बारे में पूछा जाएगा ये पंक्ति आपको कहाँ से देखने को मिलती है। तो ये पंक्ति हमारी कहाँ से, पदावली से देखने को मिलती है। पदावली में किसने लिखी है, विद्यापति ने लिखी है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। देखिए आगे लिखा है, विद्यापति के पदों को पढ़कर पाठक भाव विभोर हो जाते हैं। यानी विद्यापति के जो पद थे वो ऐसे थे, उनके अंतरात्मा को विभोर झकझोर कर देने वाले थे। ऐसे ऐसे उन्होंने पदों को लिखा था। और उनकी पदावली की मादकता की तुलना किससे की जाती है, जो पदावली थी उनकी मादकता की जो तुलना थी उसके नागिन की लहर से। जो नागिन आपने देखा होगा, नागिन पिक्चर में आपकी जो लहर चलती है नागिन की, बीन की लहर जो चलती है, वो ऐसे ही क्या है, पदावली की भी लहर ऐसे ही आपको देखने को मिलती है। जनाश्रुति प्रसिद्ध चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे चैतन्य महाप्रभु हमें विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात देखने को मिली आपको। चैतन्य जो थे महाप्रभु, हमारे चैतन्य महाप्रभु, वो विद्यापति के पदों को, यानी वो भी नागिन की तरह लहरें लेकर वो भी गाते, उन्हें भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते हैं। जैसे कि श्रीदेवी जो बीन के आगे जो नाचती हैं, एक बार डांस करती हैं बहुत ही ज़्यादा, उनको क्या बोलते हैं, उनको
जो हमारे वो रहे थे खलनायक अमरीश पुरी, उनके आगे उन्होंने बीन बजाई थी और उन्हें भी मूर्छित कर दिया था उन्होंने। ऐसे ही ये भी क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर गिर जाते हैं और गाते गाते उनके पदों को। संस्कृत कवि जयदेव गीत गोविंद विद्यापति की पदावली का उपजीव्य ग्रंथ है। ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि गीत गोविंद किसका उपजीव्य है, तो विद्यापति जी की पदावली का उपजीव्य है। आगे देखते हैं हम। इनकी अगली रचना है हमारी कीर्तिलता। कीर्तिलता के बारे में आप भी देख लेते हैं। कीर्तिलता के बारे में देखते हैं कीर्तिलता का क्या है। कीर्तिलता अभट्ट भाषा में रचित कीर्तिलता का एक क्या है, चरित्र काव्य है। इसमें किसी चरित्र का वर्णन दिखाया गया। इसमें अपूर्व ऐतिहासिक काव्य के कवि आश्रय था कीर्ति सिंह का यशोगान इसमें क्या गया है। इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें किस कवि का यानी किस राजा का वर्णन इसमें किया गया, तो कीर्ति सिंह का वर्णन इसमें किया गया। इसमें 4 पल्लवों में विभक्त है, इसके 4 पल्लव हैं। इस चरित्र काव्य को विद्यापति ने क्या कहा, पुरुष कहानी कहा है इसमें, यानी पुरुष कहानी। आपसे पूछा है पुरुष कहानी किसको कहा गया, तो कीर्तिलता को कहा गया। और कौन सी रचना को किसने लिखी है, तो विद्यापति जी ने लिखा है। और इस कृति का जो आरंभ होता है, जो इसकी शुरुआत होती है, उसका शुरुआत जो यहाँ से होती है, तो भृगि संवाद से हमें इसको देखने को मिलती है। इसमें प्रथम पल्लव जो है, इसमें जो प्रथम खंड है इसका कीर्ति सिंह का, इसमें वंश पराक्रम वर्णित है। द्वितीय पल्लव में आसलान द्वारा राजा गणेश की पराजय का हत्या और कीर्ति सिंह का जौनपुर घटना को इसमें वर्णन देखने को मिलता है। तृतीय पल्लव में जौनपुर के शासक इब्राहिम सिंह द्वारा कीर्ति की सहायता और चतुर्थ पल्लव में कीर्ति सिंह के असलान और विजय की घटना का इसमें वर्णन है। देखिए आगे देख लेते हैं। विद्यापति ने इसकी भाषा देसिल वैना, यहाँ से भी आपको प्रश्न बनेगा, ये उक्ति आपसे दी जाएगी, देसिल वैना सब्जन मिठा ते तैसन जम्पाओ अवठा। ये पंक्ति कहाँ से ली गई, तो आपसे पूछा जाएगा। इसके ये आपको दी जाएगी पंक्ति, ये उक्ति आपसे पूछी जाएगी, ये किसकी है, तो ये विद्यापति की है। और कहाँ से ली गई है, तो ये कीर्तिलता से ली गई है। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं हम कीर्तिपता के बारे में देख लेते हैं। कीर्तिपता का ये भी महत्वपूर्ण रचना है। कीर्तिपता का ये दोनों रचना अवट भाषा में थी। विद्यापति की कृति मूल अभी तक इसमें प्राप्त थी। अभी तक कैसे रचना, ये अभी तक भी क्या है, अभी तक भी ये रचना अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। खंडित प्रति इसकी प्राप्त हुई थी, जो खंडित थी इसकी, कुछ रचनाएं खंडित हो गई थी इसकी, और 22 पन्ने इसके नष्ट भी हो गए। इसमें क्या था, शिव सिंह के युद्ध का विस्तृत वर्णन था। कीर्तिपता का भी कैसी, अभी तक भी अप्रकाशित रचना है। कीर्तिपता के में विद्यापति के गद्य का प्रयोग किया है। विद्यापति को हिंदी साहित्य में वही स्थान जो जयदेव को संस्कृत साहित्य में प्राप्त। देखिए सबसे बड़ी उपाधि इनकी क्या रही है, जो जयदेव को संस्कृत साहित्य में उपाधि प्राप्त हुई थी, वैसे ही हिंदी में विद्यापति हिंदी साहित्य में वही स्थान मिला जो जयदेव को मिला संस्कृत साहित्य में। सबसे बड़ी उपाधि, कितनी बड़ी उपाधि उनके पास, देखिए आगे चलते हैं। विद्यापति हिंदी साहित्य के पद शैली प्रवर्तक सूरदास के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं, यानी उनको जब पथ प्रदर्शक यानी उनका जो मार्गदर्शक कौन है, वो सूरदास है, उनके मार्गदर्शक हैं सूरदास जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का क्या कहा है, सिद्धवाक कवि। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा विद्यापति को क्या कहा गया है, तो ऑप्शन में आपको कई सारी चीजें दे देगा और ये सिद्धवाक कवि नाम दे देगा। तो आपसे क्या कहा, ये आपको पता है तो आप एकदम आंसर सही टिक करेंगे। तो ये क्या है, हमारा सिद्धवाक कवि उनको माना जाता है, विद्यापति जी को क्या कहा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्धवाक कवि उनको माना है। और मानते पदावली में वर्णित उनकी राधा के संबंध में लिखती कि जहाँ चंडीदास के पदों में राधा के अत्यंत कोमल सुकुमार हृदय का परिचय मिलता है, वहीं विद्यापति के राधा विलासिता में विदग्ध है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको क्या माना है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको माना है जातीय कवि। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या माना है, तो इनको जातीय कवि माना, इनको जातीय कवि माना। विद्यापति जी को बच्चन सिंह ने जातीय कवि। अच्छी से अच्छी चीज़ें थी, मैं वो सब आपके लिए निकाल कर लेकर आई हूँ, ताकि परीक्षा में आपको इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल सके और कहीं भी प्रश्न आपसे छूट के ना जा सके। ये मेरा अपना ऐसा परिश्रम है कि प्रश्न कहीं भी हो, कुछ भी हो, आपसे छूटे नहीं। बस ये मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो भी कुछ मटेरियल है, और मैं आपको सही मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकूँ, सही मटेरियल आपको दे सकूँ, सही आपका जितना भी मिश्रण है मैं आपको सही मिश्रण दे सकूँ। ऐसे मैं अपने आप से खुद से प्रयास कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए
मेरे पास कोई महत्वपूर्ण वो नहीं है जो मैं आपको बहुत अच्छे से कर सकूं। मैं इसी के द्वारा आपको बहुत अच्छे से अपनी जो मटेरियल है, जो वो है, इसका कंटेंट है, मैं आपको वो देने की पूरी कोशिश करती रहूँगी। और सुविधाएं मेरे पास ज़्यादा नहीं है जिससे मैं आपको बहुत अच्छा कर सकूं। आगे आगे अगर आपका सहयोग मुझे रहा तो मैं बहुत अच्छा आपके लिए बहुत अच्छा एक एक पॉइंट को लेकर उपस्थित रहूँगी, ताकि परीक्षा में आपसे कोई भी प्रश्न छूटने ही ना पाए। ऐसा मैं अपने आप से पूरा प्रयास कर रही हूँ। चलते हैं, फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और कल का दिन भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल अच्छी चीज़ें आपको फिर से मिलने वाली है। तो इसलिए वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। आपका दिन शुभ हो, शुभ संध्या। धन्यवाद।